नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। संसद परसों से सजेगी, हंगामा आप खूब सुनेंगे, मुद्दे खूब उठेंगे। सवाल कहिए, इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले बैठक हो रही थी। बैठक के दृश्य आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जिन मुद्दों का जिक्र विपक्ष कर रहा है, स्पीकर साहिबा उस पर कह रही हैं कि कोशिश की जाएगी उन मुद्दों को शामिल किया जाए। कई मुद्दे उठाए गए, उसमें सर्जिकल अटैक से लेकर नोटबंदी तक का मुद्दा है जो विपक्ष चाहता है इस पर चर्चा हो। किसानों का मुद्दा है, सेना सेवकों का मुद्दा है। इन सारी स्थितियों के बीच कहीं ना कहीं यूरोप का भी मुद्दा है जो चाहता है चर्चा हो। बड़ा लेकिन दस्तक में बात आज इससे इतर होगी। दस्तक में जिक्र आज नेहरू का जरूर होगा। नेहरू के जिक्र के साथ कई परिस्थितियों को समझने की कोशिश भी की जाएगी कि आजादी के बाद जो सपना देखा गया, वो सपने कहां, किस रूप में, कैसे, किस तरीके से मौजूदा वक्त में। तो आइए दस्तक की शुरुआत करते हैं। और दस्तक में है, हर कोई इस देश का सिपाही हूं। सबसे पहले क्या चलाया जाए? आइए लिए चलते हैं आपको 1947, 14 और 15 अगस्त की अर्धरात्रि का वक्त। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends. 1947 में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि नेहरू ने आजादी की खुशबू इन्हीं सपनों के साथ बिखेरी थी। और शायद उस वक्त देश भी नेहरू के सपनों में भावी हिंदुस्तान की तस्वीर देख रहा था। लेकिन सपने सपने रहे। शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर की सभा में गरीबी के उस तार को छेड़ दिया जिस तार को 1962 में गाजीपुर के सांसद ने पूर्वांचल के हालात को लेकर आवाज उठाई और उसके बाद पटेल आयोग बनाया गया। गोबर में से गेहूं के दाने चुन चुन करके निकाल करके धो करके अपना पेट भरते हैं प्रधानमंत्री जी। ये भाषण 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया। तो अरसे बाद सत्ता ने अतीत की सत्ता पर उंगली तो उठाई, लेकिन सत्ता का ये अंदाज नेहरू से लेकर अभी तक बदला नहीं है। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। इंदिरा गांधी की सत्ता पर तो मोरारजी देसाई ने पीएम बनते ही गरीबी हटाओ के नारे के पीछे के भ्रष्टाचार पर सीधी चोट तक कर दी थी। और भ्रष्टाचार के दायरे में तब मोरारजी सरकार ही फंस गई। ये अलग बात है कि हर दौर में सत्ता ने सत्ता पर निशाना जनता की मुश्किलों की पीठ पर सवार होकर ही किया। मोरारजी के दौर में गरीबों की तादाद नेहरू काल से 9 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी बच्चों के सपने। और इस गीत के 60 बरस बाद यानी 2014 में सड़क पर बच्चों की भीख मांगने की संख्या बढ़ते बढ़ते आजादी के वक्त बच्चों की समूची संख्या को भी पार कर गई। हालात हर क्षेत्र में बिगड़े, लेकिन सत्ता ने सपनों को जगाना नहीं छोड़ा। और सत्ता में आने के लिए बेचैन राजनीतिक दलों ने सत्ता पर निशाना साधना भी नहीं छोड़ा। मुझे बताइए, सब बराबर के हो गए कि नहीं हो गए भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए कि नहीं हो गए? श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। दुकानों में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। लोग 500-500 हजार रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं मार्केट के अंदर। नए नोट पहुंचने में और एटीएम चलाने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगेगा। तो देश के लोग पूछना चाहते हैं कि 4 हफ्ते देश के लोगों का क्या होगा? और यह सिलसिला कोई नया नहीं है, क्योंकि सत्ता की लकीर की इस या उस पार की सियासत ने आजादी के बाद से ही जनता को अपनी बिसात पर कभी प्यादा भी नहीं समझा। और असर इसी का रहा। नेहरू के दौर के बच्चे जो अब जवां हो देश चला रहे हैं, वो अपने बचपन के उन्हीं सपनों को भुला बैठे हैं
जिन्हें बच्चों ने उस दौर में कभी अपनी आंखों में संजोया था। दूसरे हिस्सों की स्टोरी दिखाएं। इस बीच देखिए खबर भी आ गई कि अब सीबीएसई तैयारी कर रहा है, बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी। यानी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा जो इससे पहले यूपीए की सरकार ने खत्म की थी। उस समय कपिल सिब्बल हुआ करते थे मानव संसाधन मंत्री, इस समय प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने निर्णय लिया जो बच्चे अगले सत्र 10वीं में पहुंचेंगे उनके साथ बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। रविश, क्या जानकारी है, क्या कहना है सरकार का? देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा प्रकाश जावड़ेकर ने कि अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत जो यूपी सरकार में स्क्रैप की गई थी 10वीं में जो बोर्ड की परीक्षा थी उसे अब एक बार फिर से अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई को छोड़ के देश के तमाम जो दूसरे राज्य है ये किस सेशन से लागू होगा? इस वक्त जो बच्चे 9वीं कक्षा में हैं और जो अगले साल 10वीं की कक्षा में जो बच्चे 9th क्लास में होते हैं, अभी तक था कि 9th क्लास की परीक्षा का स्टाइल ये था कि उसके कुछ नंबर्स मार्क्स 10वीं के बोर्ड के साथ जोड़े जाते हैं, तो क्या 9th का पूरा पैटर्न भी अब बदल जाएगा? बिल्कुल, 9th का पैटर्न भी जो है 2017 और 18 जो अगला सत्र जो शुरू होगा, जो बच्चे अब 9वीं में हैं उनके लिए तो ये फिलहाल लागू नहीं, लेकिन अगली बार से जब 10वीं के बच्चों के लिए बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी तो उम्मीद ये जताई जा रही है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खुद मानव संसाधन विकास मंत्री ने माना है कि जो 9वीं कक्षा का जो पैटर्न है उसे भी फिर बदला जा सकता है। चलिए, वो बच्चे जो सीबीएसई का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है। जो 9वीं में इस वक्त पढ़ रहे हैं उनको अगले बरस जब वो 10वीं में पहुंचेंगे उन्हें बोर्ड देना होगा और वहां से वो स्थितियां बदल जाएंगी जो यूपीए सरकार ने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के तहत बच्चों के लिए 10वीं का बोर्ड खत्म किया था। तो बच्चे गिनी पिक तो है इस सत्ता सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक हंगामा घाटी में मचा, हम आपको घाटी लिए चलते हैं, वहां की स्थिति देखिए। बीते 125 दिनों से स्कूल बंद है और आज बाल दिवस के मौके पर अशरफ वानी बच्चों के बीच पहुंचे। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े हुए हैं, मामा बीच बीच में पढ़ाता है, बेकार हुए हैं। हम घर में होते हैं, खेलते हैं कैरम बोर्ड वैरम बोर्ड, वही फिर फुटबॉल खेलते हैं, बस घर में होते हैं, बीच बीच में पढ़ाई करते हैं। मिस करते हो स्कूल? हाँ, करते हैं। जब हमारे भाई जुलूस से छूटेंगे तब स्कूल जाएंगे और सारा कुछ। मिस नहीं करते हो आप स्कूल? नहीं सर। अगर पत्थरबाजी होती है उसमें जाते हो? नहीं सर, हम पत्थरबाजी में नहीं जाते। आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में बड़े होकर? साइंटिस्ट। फिर क्या करोगे साइंटिस्ट बन के? रिसर्च करोगे। चलो ठीक है। तो इतने सारे बच्चे, अलग अलग आवाजें, कहीं ना कहीं अब आदत सी हो गई है कश्मीर में बच्चों को स्कूल ना जाने की, और अब यही है सुबह घर से निकलो, जो नज़दीक में मोहल्ला है या कहीं पर कोई ग्राउंड है वहाँ पर दिन भर खेलो, इसी तरह अपने दिन जो है काट रहे हैं। पूरा देश बाल दिवस मना रहा है, लेकिन कश्मीर के इन बच्चों के सामने अभी भी बड़ा सवाल कि बाल दिवस है क्या और उनके जीने का मकसद और मतलब क्या। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अंधेरा सिर्फ कश्मीर के बच्चों को लेकर नहीं है, इस देश के भीतर आजादी के बाद से बच्चों को लेकर क्या वाकई किसी सत्ता सरकार या कोई भी नीति इस दिशा में देख पाई कि वाकई बच्चे आने वाले वक्त में अगर इस देश की कमान संभालेंगे तो 50 के दशक का जो गीत आंखों में सपने सजाया था, आज वो सत्ता संभालने की स्थिति में है, तो सत्ता संभालते हुए क्या 50 के दशक का गीत सुन पाते हैं? मुन्ना मुन्ना राही फिक्र है किसे? जिस देश में बीते 10 बरस से हर बरस औसतन 25 से 30 हजार बच्चे घरों से गायब हो रहे हों, जिस देश में बच्चों को स्कूल भेजने के नाम पर 66% स्कूल ऐसी पढ़ाई दे रहे हों जहां अक्षर ज्ञान तक मिल ना पाता हो, जिस देश में स्कूल से पहले बच्चों को मजदूर बनाकर कमाई कराना माँ बाप की मजबूरी हो चली हो, जिस देश में 52% बच्चे उच्च शिक्षा पाने के बाद देश छोड़ना पसंद करते हो, उस देश में नन्हे मुन्ने राही की फिक्र है किसे? सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, सरकार ने सत्ता की स्क्रीन पर भी गीत छेड़ा। रुके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। और इस गीत के साथ सर्व शिक्षा अभियान का सच यही कि बीते 15 बरस में 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 15 करोड़ बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था हो गई। मिड डे मील खाने वाले 15 करोड़ में से 7 करोड़ बच्चे कुपोषित निकले। स्कूल जाते 99% बच्चों में से 48% सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते हैं। यह सब कुछ सरकारी आंकड़े हैं। 6,65,000 स्कूलों में पढ़ाई की बेसिक सुविधा तक नहीं है। यानी देश का भविष्य जिन हाथों में जाना है, उन हाथों में किताब और कलम तक दे पाने की स्थिति में देश नहीं है। और ये तादाद देश के 8 करोड़ बच्चों की है।
यानी बड़े होकर ये बच्चे करेंगे क्या, कोई नहीं जानता। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। लेकिन ये जुनून होना चाहिए। जब आप रोजगार दफ्तरों में दर्ज पढ़े लिखे बच्चों की गिनती करते हैं तो हो सकता है ये जुनून ढीला पड़ जाए, बेरोजगारी का आलम आपको डराने लगे। क्योंकि एक तरफ पढ़ाई का गणित कमाई से जा जुड़ा है और दूसरी तरफ कमाई वाली पढ़ाई देश में टिक नहीं रही। क्योंकि 95,000 करोड़ देकर उच्च शिक्षा के लिए भारत के बच्चे हर बरस दूसरे देशों में चले जाते हैं। क्योंकि देश में शिक्षा का बजट 23,000 करोड़ है, जो उच्च शिक्षा तो दूर सामान्य शिक्षा देने में भी सक्षम नहीं है। और राज्य दर राज्य अगर रोजगार दफ्तरों को टटोल लीजिए तो इस देश में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। और जिनके नाम दर्ज नहीं है उनकी फहरिस्त हो सकता है कहीं ज्यादा लंबी हो। तो इन सब हालात के बीच शिक्षा के नाम पर सरकार के बजट से कई गुना ज्यादा की कमाई शिक्षा देने वाले प्राइवेट संस्थान भी इसी देश में करते हैं। मसलन 10 बरस में 2 लाख करोड़ का खर्च शिक्षा के लिए सरकार करती है और 1 बरस में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई प्राइवेट शिक्षा संस्थान कर लेते हैं। तो क्या भविष्य के सपनों को भी मौजूदा हालात कुचल रहे हैं? क्योंकि सेंसस के आंकड़े ही बतलाते हैं 3.5 करोड़ बच्चे मजदूरी कर पेट भरते हैं और 6.5 करोड़ बच्चे मिड डे मील के लिए स्कूल जाते हैं। ये वाकई कल्पना के परे है। क्योंकि इस देश में जो बच्चे रोजगार में बचपन से जुड़ जाते हैं उनकी तादाद एक कनाडा के बराबर है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी तादाद एक फ्रांस के बराबर है। कहां क्या क्या तुलना कीजिएगा। लेकिन सियासत में कोई सेवक है, कोई सिपाही। और जो सेवक और सिपाही है या बनने के लिए बेताब है, उस संघर्ष को भी देख लीजिए। आपका अकेला 2G घोटाला, उसके जो अंक होते हैं ना, 1,74,000 करोड़। 7 रेस कोर्स रोड पर से 1 लिख करके शुरू कीजिए और लिखते लिखते आगे बढ़िए, आखिरी 0 10 जतपन जाकर के पहुंचेगा। अब बेईमानों के लिए कोई चारा नहीं बचा। हमले का जो अंदाज सत्ता पाने के लिए 2014 में चुनाव से पहले था, हमले का वही अंदाज 2016 में सत्ता पाने के बाद भी है। लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। तो इतना तीखापन पहले भी और अब भी, बावजूद इसके कि देश के शहर दर शहर नोट बदलने की कवायद से लोग परेशान हैं और तमाम राजनीतिक दल अब एकजुट होकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान आज जो कुछ भी कहा है, धोता चनावे बाजे घना की ही तरह था। आज मोदी जी ने कहा कि गरीब कड़वी चाय पीते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता था, गरीब अच्छी खासी चाय पी रहा था, आपने कड़वी चाय के नाम पे जहर पिला दिया उन लोगों को। इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं। इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं। कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। तो जनता की मुश्किलों की पीठ पर हर राजनीतिक दल सवार होना चाहता है, हर राजनेता सवार होना चाहता है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार एक ऐसा राजनीतिक जुआ खेला है जिसमें बीजेपी का वोटर भी परेशान है, लेकिन जाति और धर्म से इतर एक ऐसी राजनीति को मोदी ने फूंक मार दी है जहां देश की असमानता निशाने पर है, रुपए से मान्यता पाती काबिलियत निशाने पर है, दलाली या भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी राजनीति निशाने पर है। क्योंकि राजनीति इसकी इजाजत कभी नहीं देती कि वोटरों को कोई परेशानी हो। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये जुआ खेला है तो क्या बीजेपी समेत हर राजनीतिक दल को अब राजनीति का नजरिया बदलना होगा, या फिर मोदी जिस तबके की तरफ ये कहकर इशारा कर रहे हैं कि उन्हें तो उनसे अब अपनी जान को भी खतरा है। कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे मैं जानता हूं। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये हालात
सत्ता संभालने के 30 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी को शहीद होने वाले हालात की तरफ ढकेल रहे हैं, या फिर उसी से वो जुड़ना चाहते हैं, या फिर भारत के बिगड़ते हालात को सुधारने की दिशा में उठाए कदम की असफलता को भी राजनीतिक सफलता से जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देश की 70% आबादी हाशिए पर है। 2 जून की रोटी का जुगाड़ गांव से लेकर शहर तक में एक सवाल है, यानी जो गुस्सा आम जनता के भीतर जिस राजनीति, जिस चकाचौंध को लेकर भरा हुआ है, उसी गुस्से का इजहार प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद को उस राजनीति और सत्ता भोगने के हालात से अलग खड़ा करते और दिखना चाहते हैं। मेरे देशवासियों, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तो क्या यह राजनीति की अकेली बिल्कुल अलग लकीर खींचने की स्थिति में मोदी है? लेकिन दूसरा सवाल यह भी, अब एटीएम से 20 रुपए और 50 रुपए भी निकलेंगे, यह कहा जा रहा है। अगला सवाल यह है कि आखिर बैंकिंग सर्विस का मतलब होता क्या है? जरा यह भी देख लीजिए। कल तक एटीएम का मतलब था एनी टाइम मनी, अब शायद नो मनी टाइम में यह बदल चुका है। और कुछ इसी तर्ज पर बैंक के सामने भी लंबी लंबी कतारें। तो बैंकिंग सर्विस ही अब देश की इकोनॉमिक सर्विस होगी, यह संकेत तो साफ हो चले हैं। तो जिस बैंक की तरफ टकटकी लगाए हर आदमी आज देश में देख रहा है, उस बैंकिंग सर्विस के सच को भी समझ लीजिए। क्योंकि यही वो बैंक है जिनसे विजय माल्या कर्ज लेकर बिना चुकाए लंदन भाग सकते हैं, और यही वो बैंक है जिनसे कर्ज लेकर ना चुकता कर पाने पर किसान को खुदकुशी करनी पड़ती है। और देश के 20-30 औद्योगिक घरानों के पास बैंक का 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया पड़ा है, लेकिन वो बैंक को लौटा नहीं रहे और बैंक ले नहीं पा रहा। और ये पैसा आम लोगों का ही है। तब 2 सवालों को समझना होगा। बैंकों में पैसा देश के नागरिकों का ही है, और दूसरा सवाल, बैंकों का 90% पैसा सरकार या उद्योगपति कर्ज पर ले लेते हैं, जो जनता का ही पैसा होता है। यानी आज जिस तरह जनता अपने ही रुपयों को पाने के लिए या कहीं नोट बदलने के लिए भटक रही है, अगर देश का नागरिक आज ये सोच ले कि बैंकों में जमा सारा पैसा वो निकाल लेगा, तो क्या बैंक उसे सारा पैसा देने की स्थिति में है? यकीनन नहीं। तो जरा बैंकिंग सर्विस के जरिए उन हालातों को समझें जहां आप 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराते हैं, बैंक उद्योगों से ब्याज लेकर 90,000 रुपए कर्ज दे देता है। 90,000 लौटने पर बैंक उसका ब्याज भी अपने पास रखता है, और उसके बाद 81,000 फिर ब्याज लेकर कर्ज पर दे देता है। यानी जनता के पैसे से बैंक ब्याज लेकर जनता के पैसे को ही उद्योगों और कॉरपोरेट को कर्ज देता है। बैंक की अपनी लागत कुछ भी नहीं होती, लेकिन बैंक का टर्नओवर बढ़ता चला जाता है, और इस प्रक्रिया में रुपए की कीमत गिरती चली जाती है। यानी अगर लोग ये सोच लें कि बैंक से रुपया निकाल कर वो जमीन, सोना या अनाज ही खरीद ले, तो बैंक के पास इतनी रकम होगी ही नहीं। वो सिर्फ 10% लोगों को ही रकम लौटा सकता है। यानी जो बड़े बुजुर्ग आज बैंक की लाइन में खड़े होकर अपने ही पैसों के लिए तरस रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे होंगे कि ठीक तो पहले वाली स्थिति थी जब सामान बदलकर जिंदगी चलती थी, तो समझना यह भी होगा 1933 में बैंकों ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, और इसलिए किया जिससे रुपए की ताकत ही खत्म हो जाए। और शायद यही वो वजह है जिसके बाद रुपए की ताकत आप जब जमा करते हैं और जब निकालते हैं, उन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ चुका होता है। महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, और दुनिया के कई देशों में तो यह भी देखा गया है, बैंकिंग सर्विस के खिलाफ आप खड़े हो जाइए, क्योंकि पश्चिमी आधुनिकीकरण की सभ्यता चाहती है कि बैंकिंग सर्विस के हिसाब से ही दुनिया चले। वर्ल्ड बैंक, IMF लोन देता है, देश लोन नहीं चुकाते हैं, नोट छापते हैं, महंगाई बढ़ती, ये एक परिस्थितियां हैं। बहरहाल लगता क्या है, सुबह होगी।